Assalamu alaikum. Guys, today we will discuss about law of the tort. Tort is derived from Latin term totum, to twist, and implies conduct which is twisted and tortuous. It corresponds in the English word wrong and the Roman word delict. It has been defined as a civil wrong which infringes to a right of person. According to Salman, tort is a civil wrong which damages in common law action is unliquidated. टोट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरा जो लेक्चर है वो लॉ ऑफ टोट पर है। लॉ ऑफ टोट में आज इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, टोट ट्विस्ट है, ये एक इट इज अ कस्टमरी लॉ ऑफ द इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का कस्टमरी लॉ है, इसको ट्विस्ट कहा जाता है और ये हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये पाकिस्तान में कोडिफाइड नहीं है लेकिन एप्लीकेबल है, इन्फोर्सेबल है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इसको बारोड किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान आजाद होने के बाद दूसरे कानून को बारो किया गया, इसको भी बारो किया गया है। ये जो कानून है ये पहले लॉ ऑफ क्राइम का पार्ट होता था, लेकिन अब ये इसने अपना रास्ता सिविल की तरफ कर दिया है जब से लॉ ऑफ क्राइम कोडिफाइड हो गया। ये अनकोडिफाइड लॉ है, इसके जो तकरीबन 10 चैप्टर्स हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं और जो जनरल प्रिंसिपल पढ़ने के बाद मजीद जो 3 चैप्टर्स हैं वो जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं करते। वो टोट जो पर्सनल अटैक्स होते हैं और प्रॉपर्टी पर जो अटैक्स होते हैं और वो अमल कौन से हैं जो प्रॉपर्टी और पर्सनल दोनों पर एक साथ अटैक्स होते हैं उनके बारे में वो बताता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि लॉ ऑफ टोट है क्या। ये मुनफर्द लॉ है, तमाम जितने भी सिविल और क्रिमिनल लॉज है उन सबसे हटकर है। इसका प्रोसीजरल लॉ सीपीसी ही है, लेकिन ये जो लॉ ऑफ टोट है ये कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है। बेशक इसकी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट सेम ही हैं और ये एक दीवानी कानून है, लेकिन इसमें जो कंपनसेशन है वो अनलिमिटेड मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना जरूरी है, लॉ ऑफ टोट में कोई एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। लॉ ऑफ टोट डील्स विद राइट इन रेम व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम मतलब प्राइवेट राइट। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक आप किसी के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस सूट दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन लॉ ऑफ टोट में राइट इन रेम होता है। राइट इन रेम का मतलब है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, एक अवाम का दूसरी अवाम पर राइट। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे बैटरी होती है, अजाल्ट होती है, फोर्स होती है। जैसे एक क्रिमिनल एक्ट होता है तो क्रिमिनल एक्ट में सजा दी जाती है, लेकिन लॉ ऑफ टोट भी वही ऑफेंसेस हैं जो क्रिमिनल एक्ट के सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस में डिफाइन किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सजा नहीं मिलती, यहाँ पर हर्जाना दिया जाता है। तो लॉ ऑफ टोट में सबसे जो एसेंशियल चीज है वो ये है कि लीगल डैमेज। देखिए जैसे कि क्राइम है, क्राइम के एलिमेंट्स हैं, पर्सन शुड बी अ ह्यूमन बीइंग, ही मस्ट हैव गिल्टी इंटेंशन एंड देन ही एक्ट मींस एक्टस रिया एंड इंजरी मस्ट बी सस्टेन्ड। तो ये सारी चीजें हैं क्रिमिनल लॉ में, लेकिन लॉ ऑफ टोट में ये सारी चीजें नहीं है। लॉ ऑफ टोट में इसके जो लॉ ऑफ टोट के एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो डैमेज आता है। डैमेज का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि इंजरी पहुंचना लाजमी है। इंजरी अगर पहुंचती है फिर भी लॉ ऑफ टोट क्रिएट हो जाएगा, टोट क्रिएट हो जाएगा मतलब सिविल रॉन्ग क्रिएट हो जाएगा। तो जो है डैमेजेस भरने पड़ेंगे, कोर्ट दिलवाएगी। कोर्ट के पास और भी तरीके होते हैं डैमेजेस दिलवाने के और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी होती है इंडिविजुअल पार्टी के पास। ऑफ जो है उसमें एक लफ्ज है और दूसरा लफ्ज है डैमेजेस। याद रखिए कि डैमेज इज नॉट अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ डैमेजेस व्हाइल डैमेजेस इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डैमेज। बोथ आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट है। डैमेज का मतलब है लॉस, इंजरी, व्हाइल डैमेजेस का मतलब है मनी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जैसे नेग्लिजेंसी भी लॉ ऑफ टोट का एलिमेंट है। अच्छा, लॉ ऑफ टोट में इंटेंशनली कोई काम करें या अनइंटेंशनली काम करें बात एक ही है। लॉ ऑफ टोट में एक और चीज है, वो ये चीज है कि लॉ ऑफ टोट में इंटेंशन और मोटिव डिफाइन किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटेंशन और मोटिव क्या होता है। इंटेंशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई बंदा, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक चोर रात को किसी घर में चोरी करने गया और वहां पे वो पकड़ा गया
उस चोर को पैसों की जरूरत थी। और फिर जब वो पकड़ा गया तो थाने पे जाके उसने ये बयान दिया कि मुझे पैसों की जरूरत थी। तो यहाँ पर आप समझें कि इस पूरी स्टोरी में इंटेंशन कहां पर है और मोटिव कहां पर है। इंटेंशन है चोरी करना, लेकिन मोटिव है चोर को पैसों की जरूरत थी, ये मोटिव है। मैं तो ये कहता हूं कि इंटेंशन इज द एग ऑफ मोटिव। इंटेंशन मोटिव की कोख से जन्म लेता है, मोटिव की वोम से जन्म लेता है। तो लॉ ऑफ टोर्ट जो है एक मुनफर्द लॉ है। इसमें एक और चीज डिफाइन की गई है, डेमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डेमनम। डेमनम का मतलब है डैमेज, सिने का मतलब है विदाउट, इंजुरिया का मतलब है इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ पे डैमेज का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। इस पे एक केस लॉ है अशबे वर्सेस वाइट का, 1703 का केस लॉ है। इस केस लॉ को हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा माना जाता है। इसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर एक वोटर को उसका वोट कास्ट करने नहीं दे रहा था। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको रिफ्यूज किया वोट कास्ट करने के लिए, तो वो जिस कैंडिडेट को जिताना चाहता था तो वो कैंडिडेट जीत गया। लेकिन बाद में जाके जज साहब ने ये फैसला दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये गलत किया, ये टोर्ट क्रिएट यहाँ पे हुआ है, क्योंकि भले इंजरी सस्टेन ना हुई हो लेकिन यहाँ पे रॉन्ग क्रिएट हो गया है, राइट इन्फ्रिंज हो गया है। इसी तरीके से आप किसी एटीएम में जाते हैं या किसी बैंक में आप चेक विड्रॉ करवाने जाते हैं और बैंकर जो है उसके पास सफिशिएंट अकाउंट में बैलेंस है, फिर भी वो रिफ्यूज कर देता है, तो यहाँ पे आपका कोई एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ, आपकी कोई इंजरी नहीं हुई, आपका अमाउंट सेफ है बैंक में, आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका हक मुतासिर हुआ। तो सारी बात एक लॉ ऑफ टोर्ट में हक मुतासिर होना। लॉ ऑफ टोर्ट में ये कहा गया है कि कोई किसी को थोड़ा सा भी तंग ना करे, किसी की जात से किसी भी बंदे को थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो। ये लॉ ऑफ टोर्ट का एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन है। लॉ ऑफ टोर्ट के प्रिंसिपल्स में जनरल डिसेबिलिटीज का एक चैप्टर आ जाता है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, हु कैन नॉट स्यू, और कुछ लोग ऐसे हैं हु कैन नॉट बी स्यूड, जिनके खिलाफ सूट फाइल हो नहीं सकता। सबसे पहले हम आ जाते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट समझते हैं, कन्विक्ट होता कौन है? कन्विक्ट जो है, अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ इल्जाम लगे वो अक्यूज होता है और फिर अक्यूज होने के बाद उसके खिलाफ ट्रायल चले और देयर आफ्टर सारे गवाह और सबूतों की बुनियाद पर उसको कन्विक्शन मिल जाए, सजा मिल जाए, तो कन्विक्शन के बाद वो सजायाब हो जाता है और सजायाब होने के बाद वो किसी के अगेंस्ट भी लॉ ऑफ टोर्ट में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। ये एक लॉ ऑफ टोर्ट का रूल है। इसके अलावा एलियन एनिमी का मतलब ये है कि कोई ऐसा मुल्क जो हमारा दुश्मन मुल्क हो, हमारी रियासत का दुश्मन हो, हमारा दुश्मन हो, वहां का कोई बाशिंदा यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आता है तो वो हमारे खिलाफ लॉ ऑफ टोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज द केस में भी रेस्पेक्टिवली उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा मैरिड वुमेन जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो सूट फाइल करना चाहती है, उसके साथ कोई कॉज ऑफ एक्शन अकर हुआ है, तो वो प्लेंटिफ अपने हस्बैंड को बनाएगी। इन्फेंट सूट फाइल नहीं कर सकता, बेशक इन्फेक्ट तो कर ही नहीं सकता, वो जुडिस होता ही नहीं, किसी भी कानून में इन्फेंट सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर लेट सपोज एक रेलवे स्टेशन में एक इन्फेंट को बचपन में कोई चोट लगी और जवानी में उसको पता चला कि यार ये जो चोट है ये इस जगह मुझे लगी थी, इस रेलवे स्टेशन में, तो वहां पर जिसकी वजह से चोट लगी थी वो जवानी की उम्र में उसके खिलाफ केस दाखिल करता है, तो वो उसके खिलाफ केस दाखिल नहीं कर सकता। वो इसलिए उसके खिलाफ केस दाखिल नहीं कर सकता क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन बहुत पुराना हो चुका है। अगर केस दाखिल करना होता तो उसी वक्त जिस वक्त उसको इंजरी सस्टेन हुई थी उसकी मदर केस दाखिल कर सकती थी। उसके बाद अगर हम आगे चले लॉ ऑफ टोर्ट को साथ लेकर, तो लॉ ऑफ टोर्ट में कॉर्पोरेशन जो है, कॉर्पोरेशन अपने शेयर होल्डर्स के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकती। हाँ, अगर डिफेमेशन सिलेंडर लायबल का कोई मसला है तो फिर वो एक एक्सेप्शनल केस है, अलग चीज है। इंसॉल्वेंट एक ऐसा बंदा है जो बैंकरप्ट बंदा होता है, वो उसके खिलाफ भी सूट फाइल नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट के अलावा अब हम देखते हैं कि हु कैन नॉट बी स्यू, किनके खिलाफ हम सूट फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि बर्तानिया, मैंने आपको बताया कि कॉमन लॉ से ड्राइव हुआ है, बर्तानिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉमन लॉ से ड्राइव हुआ है। तो बर्तानिया का नजरिया ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, और अभी भी बर्तानिया का ये नजरिया है कि किंग कैन डू नथिंग।
तो सॉवरेन अथॉरिटी जो मुल्क की होती है उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं हो सकता। और इस जिस तरीके से अपने मुल्क का सॉवरेन होता है उसी तरीके से हम दूसरे मुल्क के सॉवरेन के खिलाफ भी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेसडर को वैसे ही प्रिविलेजेस दी गई हैं, लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पे टोट क्रिएट नहीं हो सकता, उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते हम एम्बेसडर के खिलाफ। और उसके अलावा ट्रेड यूनियन, अगर आपका डिस्प्यूट है किसी एक दुकानदार के साथ तो पूरी यूनियन के खिलाफ आप सूट फाइल नहीं कर सकते। लेट सपोज किसी माल में इन्फेंट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो जाता है तो आप इन्फेंट के पेरेंट्स के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, इन्फेंट के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो एक फातिरुल अकल बंदा होता है, इन्फेंट लुनेटिक होता है, उसके खिलाफ भी सूट फाइल नहीं कर सकते, उसके नेक्स्ट फ्रेंड के खिलाफ आपको सूट फाइल करना होगा। अच्छा, उसके अलावा मैरिड वुमेन के खिलाफ सूट फाइल, मैरिड वुमेन ना सूट फाइल कर सकती है, प्लेंटिफ अपने हस्बैंड को बनाएगी। इसी तरीके से मैरिड वुमेन के खिलाफ आपको सूट फाइल करना हो तो बरतानिया का ये रस्म और रवाज है कि उसके हस्बैंड को डिफेंडेंट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये लॉ ऑफ टोर्ट में, अच्छा ये एक बात याद रखें कि यहाँ पे सूट फाइल हो ही नहीं सकता। मतलब ये है कि केस दाखिल हुआ बाद में फैसला नहीं आया, नहीं, यहाँ पे सूट फाइल ही नहीं हो सकता। केस यहाँ पे प्राइमा फैसला है, मेंटेनेबल होगा ही नहीं। एट द फर्स्ट साइड केस होगा ही नहीं, यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम आगे आए तो आगे एक और चैप्टर हमें मिलता है, उस चैप्टर का नाम है फेलोनियस टोर्ट। टोर्ट में ये बात रखी गई थी कि भाई अगर कोई संगीन जुर्म है तो उसकी सजा तो क्रिमिनल लॉ में होनी चाहिए, फिर उस बंदे को सिविल लॉ में कैसे आप केस दाखिल कर रहे हैं। तो क्रिमिनल एज वेल एज सिविल साइमल्टेनियसली दोनों में सूट फाइल हो सकता है, सूट फाइल आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई एफआईआर किसी के खिलाफ कट जाती है तो बाद में वो एफआईआर की बेस पे सिविल लिटिगेशन में आप जा सकते हैं, लॉ ऑफ टोर्ट में भी सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होती है, जैसे पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 3 और 4 कहता है कि अगर हमारा कोई शहरी या बाहर का कोई बंदा पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या हमारा कोई शहरी किसी और मुल्क में जाके क्राइम कर रहा है तो उसको आप पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है या उसको पाकिस्तान भेजा जाता है तो हम उसको सजा देंगे। लेकिन लॉ ऑफ टोर्ट में ये बात की गई है कि अगर किसी और मुल्क में कोई भी इंडिविजुअल आपस में लड़ जाते हैं, अगर कोई एक पाकिस्तानी है तो यहाँ पे टोर्ट क्रिएट नहीं होगा। टोर्ट लॉ में टोर्ट लॉ की वहां पर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, टोर्ट लॉ की जुरिस्डिक्शन इस मुल्क के अंदर है। वहां पे अगर कोई टोर्ट लॉ है तो वहां के कानून के मुताबिक ही आप डैमेजेस क्लेम करवा सकते हैं। तो ये है फॉरेन टोर्ट। फॉरेन टोर्ट के बाद हम आगे आए तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें टोर्ट जस्टिफाइबल बाय लॉ है, जैसे एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट का जो एक्ट होता है वो जस्टिफाइबल बाय लॉ होता है। स्टेट एक मदर की तरह होती है, माँ की तरह होती है। स्टेट अपने इंडिविजुअल के खिलाफ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी क्योंकि स्टेट की वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट जो है वो पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से स्टेट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव एक्ट्स होते हैं उनके खिलाफ भी सूट फाइल नहीं होता। एग्जीक्यूटिव एक्ट्स के अलावा जो जुडिशियल एक्ट्स होते हैं, जज अगर आपको ओपन कोर्ट में यहाँ तक के जज की खुद की गलती क्यों ना हो फिर भी आप उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। इसी तरीके से माँ बाप पेरेंट्स के खिलाफ, वालिदैन के खिलाफ सूट फाइल आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से वालिदैन के अलावा आप वालिदैन जैसे पेरेंट्स के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपके साथ वाकया दरपेश आया हो तो लॉ ऑफ टोर्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते और आपके पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, लेकिन आप सूट फाइल लॉ ऑफ टोर्ट में इट इज जस्टिफाइबल बाय लॉ। सॉरी, सूट फाइल तो आप कर सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन इट इज जस्टिफाइबल बाय लॉ कि आप केस नहीं जीतेंगे, वो एक्सेप्शन में बच जाएंगे वहां पर। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 81 है, एक्ट लाइटली टू स्लाइट हार्म डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अगर किसी छोटे अमल को बचाने के लिए कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो ये भी लॉ ऑफ टोर्ट में एक किस्म की एक्सेप्शन है, सूट फाइल नहीं होगा। इस तरीके से अगर कोई छोटा मोटा अमल होता है, नॉमिनल एक्ट होता है, जैसे क्रिकेट खेल रहे थे, बाल लगी बच्चे को या किसी ने किसी को चमाट मार दी, तो इसमें भी लॉ ऑफ टोर्ट में सूट फाइल, इसमें भी लॉ ऑफ टोर्ट में जस्टिफिकेशन दी गई है।
और इसी तरीके से अगर एग्जीक्यूटिव एक्ट हैं कि किसी लेजिस्लेचर के या किसी कानून को इन्फोर्स करवाना है किसी कानून के तहत, तो वहां पे भी ये जस्टिफाइबल बाय लॉ है, केस नहीं बनेगा। इसी तरीके से प्लेंटिफ अगर खुद गलत हो, जैसे कि सिविल लॉ का एक मैक्सिम है कि भाई ही हु सीक्स सिक्योरिटी मस्ट कम विद क्लीन है, ही हु सीक्स सिक्योरिटी मस्ट डू इक्विटी, तो इस सूरत में भी केस दाखिल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और मजीद लॉ ऑफ टोर्ट को देखें तो इसमें लॉ ऑफ टोर्ट में अगर किसी के खिलाफ केस दाखिल हो भी जाता है तो वो कुछ केसेस में डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे कि एक बंदा खुद ही उसको माफ कर देता है कि चलो भाई मैंने तुम्हें माफ किया, उसके बाद अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करता है, वापस ले लेता है, इसको हम वेवर कहते हैं। उसके बाद या तो है ना बाहर सुलह कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, फिर भी जो है ले देकर मामला सुलझा लेते हैं, तो वहां पर भी सूट फाइल नहीं होगा, वहां पे भी केस जो है खत्म हो जाएगा। अगर दोनों पार्टीज में से किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे भी केस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से लिमिटेशन टाइम निकल जाता है या फैसला डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं आता तो वहां पे केस खत्म हो जाएगा। इन सब सूरतों में जो ऑनडूअर है, जो जिसके अगेंस्ट टॉर्ट क्रिएट हुआ है, उसके खिलाफ केस नहीं बनेगा। इसके आगे एक और चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, कि करे कोई भरे कोई, ये वो वाला हिसाब है। इसमें 3 इसके पोर्शंस हैं। वैसे तो ये अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको 12 पेजेस का चैप्टर मिलेगा, क्योंकि ये अनकोडिफाइड है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है। लेकिन इसका कंक्लूजन और कंसाइज लेक्चर दे रहा हूँ। वो कंसाइज लेक्चर ये है कि भाई सबसे पहले रेटिफिकेशन आती है। रेटिफिकेशन का मतलब ये कि लेट सपोज मैं लेक्चर दे रहा हूँ और मेरे कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, अगर मैं कुछ गलत चीज पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट फेल हो जाता है, लेकिन उस वक्त मैंने गलत पढ़ाकर अपने प्रिंसिपल को बताया और उन्होंने उस चीज को रेटिफाई किया है, तो इसमें अमल तो मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ टोर्ट उनके अगेंस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। ये ग्रुप 1 में चीज आती है रेटिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर मैंने पढ़ाया कुछ और हो और प्रिंसिपल को जाके कुछ झूठ बोला हो तो फिर उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी तरीके से सेकंड लायबिलिटी बाय रिलेशन होती है। रिलेशन का मतलब है बॉस हो गया, प्रिंसिपल एजेंट हो गया, मास्टर सर्वेंट हो गया। तो इस सूरत में अगर सर्वेंट कोई एक्ट करता है तो अगर वो मास्टर की डायरेक्शन पे करता है तो जिसकी डायरेक्शन में काम किया जाएगा वो भी बचेगा नहीं, वो भी फंस जाएगा। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट जो होती है, अगर किसी को आप उकसा रहे हो किसी काम के करने के लिए तो वो तो फंसेगा, उसके खिलाफ तो टोर्ट क्रिएट होगा। लेकिन लॉ ऑफ टोर्ट में अबेटमेंट का भी प्रोविजन है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में यहाँ पर भी है, तो डैमेजेस आपको भी भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है, अब ये सारे जितने भी मैंने मसले बताए हैं, नेक्स्ट चैप्टर इन मसलों के बारे में बताता है कि भाई इनका सॉल्यूशन क्या है। तो इन मसलों का सॉल्यूशन जो है वो है सॉल्यूशन रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। इलाज का मतलब क्या होता है? इलाज का मतलब ये होता है कि भाई किस तरीके से ये मसले हल होंगे, इनका सॉल्यूशन क्या है। तो 2 किस्म के सॉल्यूशन है इसमें। एक सॉल्यूशन है जुडिशियल रेमेडी, दूसरा सॉल्यूशन है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी का मतलब ये है कि कोर्ट में केस दाखिल करना, और कोर्ट आपको 3 चीजें मुहैया कर सकती है। अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो कोर्ट उसको इंजेक्शन दे सकती है, प्रिवेंटिव ऑर्डर दे सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसने कब्जा किया है तो कोर्ट आपका ये राइट है कि रेस्टिट्यूशन, कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट करवा के देगी, जिसको हम रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और तीसरा है डैमेजेस। डैमेज इज नॉट अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ डैमेजेस एंड व्हाइल डैमेजेस इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डैमेज। तो डैमेजेस 3 किस्म के डैमेजेस होते हैं। एक सब्सटेंशियल डैमेजेस होते हैं कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हजार्डस काम होता है आपके साथ, कोई बड़ी आपको इंजरी पहुंचती है, बड़ा कोई आपका राइट इन्फ्रिंज होता है, तो उसमें जो डैमेजेस हैं वो आपके डैमेजेस एग्जाम्पलरी होंगे, ताकि सोसाइटी में इबरतनाक सजा मिले बंदे को और सोसाइटी एग्जाम्पल हासिल करे कि हमें ये एक्ट नहीं करना। इसी को हम अनलिमिटेड लिक्विडेशन कहते हैं, अनलिमिटेड डैमेजेस कहते हैं। इसके मजीद अगर हम आगे आए तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में लेट सपोज एक एग्जांपल है, अगर लेट सपोज आपके कोई घर में दाखिल हो जाता है और कब्जा करता है, कहता है मैं यहाँ पे रहूंगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे हाँ भाई ठीक है रह लो यहाँ पर, मैं केस दाखिल करूंगा और तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा धक्के मारकर।
ऐसा करेंगे नहीं। आपका ये राइट है कि भाई आपको उसने आपके घर पे ट्रेसपास किया है, आप उसको अपने तरीके से निकालो, ये आपका राइट है। तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको अपने तरीके से निकाल सकते हो। अगर किसी के मवेशी आपके फार्म में घुस जाएं तो उनको आप बाहर भेज सकते हो। अगर आपका नुकसान हुआ है तो वो आप उसका हर्जाना भर सकते हो। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में हर वो रेमेडी आपको हासिल है जिसमें बाहर आप किसी को डरा कर, क्योंकि आप राइट पर हो, किसी को डरा कर वो चीज कर सकते हो, लेकिन वो चीज इतनी हद तक एक्सीड ना करे कि आप के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस लग जाए। तो ये जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए ये जनरल प्रिंसिपल्स के रूल में आते हैं, लेकिन अब अपनी जात के खिलाफ कौन सा टोर्ट होता है, अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ कौन सा टोर्ट होता है, और स्पेसिफिकली अपनी प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों के खिलाफ वो कौन से अमल होते हैं और उनका नाम क्या होता है, जिसको हम कहेंगे कि ये भाई जात के खिलाफ हुआ है, ये प्रॉपर्टी के खिलाफ हुआ है, और प्रॉपर्टी और ये पर्सन के खिलाफ हुआ है। तो सबसे पहले हम आपकी जात के खिलाफ कौन सा टोर्ट हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी जात के खिलाफ जो टोर्ट होता है उसको हम असाल्ट कहते हैं। असाल्ट का मतलब है जेस्चर में आ जाना। जेस्चर में आ जाना का मतलब ये है कि भाई अचानक किसी को गुस्से और इश्तिहार से देखना या अपनी बॉडी को हरकत में लाना, अगली पार्टी जो है वो नर्वस शॉक में आ जाए, तो इसको हम असाल्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टच नहीं करना, लेकिन अगर आप यहाँ पे टच करते हैं तो इट असाल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बैटरी। बैटरी का मतलब ये होता है किसी को मारना, किसी को बीट करना, किसी का कान काट देना, किसी की बॉडी का कोई पार्ट काट देना, दिस इज कॉल्ड बैटरी। लेकिन यहाँ पे याद रखें, जिस्म की कोई सलाहियत, आपकी वजह से किसी की जिस्म की सलाहियत चली जाती है तो उसको हम माहियम कहेंगे। माहियम जो है असाल्ट और बैटरी की सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ये तीनों सेपरेट हैं। लाजमी नहीं है कि पहले असाल्ट भी होना चाहिए, फिर बैटरी होनी चाहिए, फिर माहियम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद किसी, जैसे कि आज आपको पता है कि आजकल ये मैटर चल रहा है कि एक बंदे ने एक की वाइफ को जो है अपने पास रखा हुआ है इंडिया में, और ये सिडक्शन का केस है। ये मजीद हम इसमें आए तो लॉ ऑफ टोर्ट में स्लेंडर होता है और लाइबल होता है। ये डिफेमेशन के टाइप्स हैं। स्लेंडर का मतलब है बाय स्पोकन किसी के नाम पर झूठ बोलना और तोहमत लगाना और किसी की बुराई करना, तौहीन करना। और लाइबल का मतलब होता है रिटिन किसी के खिलाफ कोई बात करना। अच्छा, इसके अलावा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी होता है, किसी को घर में या किसी को थाने में लॉकअप में इलीगली तौर पर बंद करवा देना किसी भी तरीके से। उसके बाद टोर्ट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? टोर्ट टू प्रॉपर्टी दो किस्म की है, एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी कॉपीराइट वगैरह आ जाते हैं, और उसके अलावा किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास करना या किसी को डैमेज करना, वो भी टोर्ट टू पर्सन में आता है। अब टोर्ट टू पर्सन इन प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें आ जाती हैं? टोर्ट टू पर्सन इन प्रॉपर्टी में दो चीजें आ जाती हैं, और टोर्ट टू पर्सन इन प्रॉपर्टी में वो दो चीजें हैं। सबसे पहली नेग्लिजेंस। अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की बॉडी किसी को हार्म पहुंचता है, इंजरी पहुंचती है, और उस इंजरी में प्रॉपर्टी उसकी मुतासिर होती है, प्रॉपर्टी उसकी डैमेज होती है और उसकी बॉडी भी डैमेज होती है, तो ये नेग्लिजेंस का जो अमल है ये दोनों को इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा न्यूसेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी वजह से कोई तंग हो रहा है, कोई प्राइवेट न्यूसेंस हो रही है या कोई रोड ब्लॉक आपने किया हुआ है, तो ये भी लॉ ऑफ टोर्ट में आता है। ये रॉन्ग टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। ये पूरा जो मैंने आपको लेक्चर बताया है ये पूरा कंसाइज लेक्चर है। ये लॉ ऑफ टोर्ट में इससे मजीद और कुछ भी नहीं है। मजीद लास्ट एक चैप्टर है उसमें ये बात की गई है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अलग चीज है, लॉ ऑफ टोर्ट अलग चीज है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस नौयत का हो कि इसमें उसमें कोई सिविल रॉन्ग क्रिएट हो जाए जिसकी नेचर टॉर्ट लॉ से मिलती हो, तो फिर आप उसमें भी सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी जो फर्म है उसने भी एक कराची में सूट फाइल किया था, और उसमें एक ठेकेदार की वाइफ की गले की नस काट दी थी एक आगा खान के सर्जन ने। तो कहने का मकसद ये है कि भी काम करना चाहिए, प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ काम करना चाहिए। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से ही तमाम कवानीन का मैं ओवरव्यू दूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।